आप ये स्टोरी एसएस स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 19 परिवर्तन। कालकोठरी का अंत ठीक वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था, लेकिन जो कुछ हुआ उससे मैं संतुष्ट था। चूंकि सभी शिकारी बॉस रूम से निकल चुके थे, मुझे वास्तव में अच्छा लगा कि मेरे आसपास कम लोग थे। शायद मैं स्वभाव से ही अकेला रहना पसंद करता हूँ। मैंने अपना सिर हिलाया और बॉस के कमरे में पड़े रैंक सी कोर की ओर हाथ बढ़ाया। हम कमरों में मूर्तियों को मारते हुए कोर को बराबर भागों में बांट रहे थे, जब तक कि हम बॉस के कमरे में नहीं पहुंच गए। एंडरसन ने ज्यादातर मूर्तियों को मारते हुए ज्यादातर कोर अपने पास रख लिए थे। हालांकि उसने जितने भी कोर हथियाए थे, साथ ही उसकी बाकी सारी चीजें भी अब मेरे भंडारण कक्ष में रखी हुई थीं। मुझे मरे हुए आदमी से सब कुछ लेने में कोई खास बुरा नहीं लगा, क्योंकि मेरे विचार तुरंत आगे की योजना पर केंद्रित हो गए। मैंने उस सी रैंक के टाइटन द्वारा गिराई गई स्किल बुक को पहचानने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह स्माइट अपने फैसले को प्रकाश की 10 तलवारों के रूप में आगे बढ़ाए नामक एक स्किल थी। इस कौशल ने मुझे काफी झटका दिया, क्योंकि यह मेरे द्वारा शोध किए गए कई रैंक सी कौशलों में से नहीं था। मैंने वास्तव में इसके बारे में पहले नहीं सुना था, और कौशल उन दिशानिर्देशों के साथ बहुत अच्छी तरह से चला गया था जो मैंने अपने लिए नए कौशल सीखेंगे। इसलिए मैंने जल्दी से कौशल सीख लिया, क्योंकि मैं इसके प्रभावों को देखने के लिए अधीर था, भले ही यह अभी दिखावे के लिए हो, क्योंकि इसका परीक्षण करने के लिए कोई राक्षस नहीं थे। और पहली बार मैंने स्माइट डाला। मेरे सिर के ऊपर एक निशान जल्दी से दिखाई दिया जो एक प्रतीक के साथ बहुत निकटता से मेल खाता था। तब आकाश में एक सुनहरी रोशनी छोड़ी जा रही थी, क्योंकि प्रकाश की 10 शाब्दिक तलवारें तेजी से आकार ले रही थीं और प्रभावशाली रूप से नीचे की ओर इशारा कर रही थीं। मेरी आंखें चमक रही थी, क्योंकि मैंने उन्हें आकाश में मंडराते हुए देखा था, बस हड़ताल करने के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं ये देखने के लिए बहुत उत्साहित था कि इस कौशल के प्रभाव कितने अद्भुत काम करते हैं, और मैं इसे तुरंत परखने के लिए फिर से कालकोठरी में जल्दी से भागना चाहता था। लेकिन मुझे पता था कि मुझे इसे अभी के लिए एक दिन कहना होगा। यह एक लंबा दिन था, और मैं आखिरकार समय के खिलाफ दबाव महसूस नहीं कर रहा था। मैंने अपने मस्तिष्क में मृत टाइटन और मृत शिकारी की दृष्टि को जला दिया, और फिर मैं हॉल से गायब होकर हरे क्रिस्टल की ओर पहुंच गया। एक अच्छी तरह से सिलवाया सूट पहने एक आदमी अपनी बाहों को कांपते हुए समाचार देख रहा था। ब्रेकिंग न्यूज के रूप में कुछ चौंकाने वाली घोषणा की जा रही थी। लगभग 1 घंटे पहले आउटर बैंकैक्स में सर्वोच्च रैंक वाले नायक कोहेन एंडरसन कालकोठरी सोलेल के महल में मारे गए थे। अपनी पार्टी के बाकी सदस्यों को बचाने के प्रयास में उन्होंने भयानक बॉस को मारने के लिए अपनी जान दे दी थी, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई और घायल न हो। उस आदमी ने खबर सुनी और चकित होकर वहीं खड़ा रहा, क्योंकि यह उसके बेतहाशा बुरे सपने से कुछ बाहर था। कभी भी ऐसा कुछ नहीं था जो उसने कभी महसूस किया था कि संभव नहीं था। उसका हितैषी, उसे बचाने वाला व्यक्ति अब मर चुका था, और जो बातें वे कह रहे थे उसके बारे में क्या है। उसने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। हाँ, वह अपने गुरु को जानता था और उसके व्यक्तित्व को और भी अधिक जानता था। बटलर ने उदासी में अपना सिर हिलाया, क्योंकि एक आदमी का चेहरा सामने आया जो पिछले कुछ दिनों से उसके दिमाग में था। उसने इस आदमी के बारे में सोचा और खुद से पूछा, क्या उसका इससे कोई लेना देना हो सकता था। जैसे ही वह सोच में खो गया, न्यूज़कास्टर ने जारी रखा, जैसे ही यह सर्वोच्च रैंकिंग वाला नायक गुजरा, उसने मशाल को किसी और को उतना ही शक्तिशाली व्यक्ति दे दिया। कोई ऐसा व्यक्ति जो शहर के नागरिकों को सुरक्षित रखना जारी रखेगा। आउटर बैंकैक्स सिटी के एलीट हंटर स्क्वाड से प्राप्त संदेश यह है कि उनके नए नेता का नाम नूहो सिमोंट है। अचानक हुई घोषणा ने बटलर का ध्यान वापस टीवी की ओर खींच दिया, और जैसे ही उसके अनुमान सही साबित हुए, उसकी आंखें ठंडी होकर सिकुड़ गईं। तो ये सब तुम ही थे। बटलर के दिल में क्रोध और दुख उतल रहे थे, लेकिन उसने जल्दी से उन्हें दबा दिया और अंत में केवल दुख ही रह गया। उसे याद आया कि उसने अपने मालिक को इस आदमी के बारे में चेतावनी दी थी, क्योंकि उसे बहुत सी बातें पता नहीं थी, लेकिन वह अपना काम ठीक से नहीं कर पाया। वह अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाया, और उसके मालिक को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। वह वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता था। नौकर उस हवेली के विशाल दरवाजों की ओर बढ़ा, जिन्हें उसने अपने मालिक के इंतजार में खुला रखा था। लेकिन अब वह जानता था कि मालिक वापस नहीं आएगा। फिर भी वह खुले दरवाजों के बीचों बीच खड़ा रहा, किसी का नहीं, किसी चीज का नहीं। नूह ने अपने थके हुए शरीर को निकटतम हंटर लॉजिंग में ले लिया। जैसे ही वह सोलेल की कालकोठरी, वह वास्तव में शारीरिक रूप से थका हुआ नहीं था, वह सिर्फ मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहा था। आज कई घटनाएं घटित हुई थीं।
और वह जितना शांत था, अभी भी ऐसी चीजें थी जो उसने पहली बार की थी। औसत से असामान्य रूप से अधिक अधिक दिखने के अलावा, जब वह शानदार होटल के माध्यम से चला गया था, तो और कुछ भी जगह से बाहर नहीं लग रहा था। उन्होंने एक कमरा हड़पने और खाना ऑर्डर करने की अपनी सामान्य रस्म पूरी की। जैसे ही वह खा रहा था, उसने टीवी चालू कर दिया और जब उसने देखा कि क्या बताया जा रहा था तो उसने अपना खाना लगभग घुट गया। यह एक स्थानीय चैनल था जो आउटर बैंकॉक के लिए खबर तोड़ रहा था। एक चमकता हुआ लाल शीर्षक कह रहा था कि शहर का सर्वोच्च रैंकिंग वाला नायक अब मर चुका है। नूर ने जो बातें सुनी, उन्होंने उन्हें कम से कम कहने के लिए चकित कर दिया। कोहेन एंडरसन ने खुद को बलिदान कर दिया था। उन्होंने साहपूर्वक उस बॉस को लिया था जो अपने साथियों के जीवन को खतरे में डाल रहा था और मशाल को पारित करने से पहले अपनी आखिरी सांस तक अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया। नूह सिमोंट, अरे हद हो गई। टीवी के सामने अपना नाम और तस्वीर देखकर नोआ ने झुंझलाहट भरी आह भरी। उसने अपने बाकी विचारों को काबू में रखते हुए समाचार देखना जारी रखा और एंडरसन के दल के सदस्यों द्वारा बताई गई कहानी से सहमत हो गया। जनता को ये बताना कहीं बेहतर था कि कहानी का ये संस्करण उन्हें बताया जाए कि एक शिकारी ने दूसरे को मार डाला। अधिकारियों ने जानकारी संक्षिप्त और सटीक रखी थी। एक शिकारी मारा गया था और उसकी जगह एक और उतना ही शक्तिशाली, बल्कि उससे भी अधिक शक्तिशाली शिकारी ने ले ली थी। चिंता की कोई बात नहीं थी। कोई समस्या नहीं होगी, सब कुछ पहले जैसा ही है। ये सोचकर नोआ के होठों पर मुस्कान आ गई। नहीं, अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा था, क्योंकि वह रैंसी कालकोटरी, जिसने शिकारियों को इतनी परेशानी दी थी, अब वह उसे अपना खेल का मैदान बनाने वाला था। एंडरसन के खिलाफ अपनी ताकत साबित करने के बाद उसकी अधिकांश आशंकाएं दूर हो गई थी, इसलिए उसने अगले कुछ दिनों में उसे कई बार अकेले ही साफ करने की योजना बनाई थी। बेशक वह अचानक ऐसे मूर्खतापूर्ण फैसले नहीं लेगा जिनसे उसकी जान को खतरा हो, लेकिन जोखिम उठाने की गुंजाइश उसके पास निश्चित रूप से अधिक थी। बड़े जोखिम बड़े इनाम देते हैं। अगले कुछ दिनों में उसे जो जोखिम उठाना होगा, वो ये देखना होगा कि सोलेल के कालकोटरी का विशालकाय ढांचा नारंगी से नीला कैसे हो जाता है जब वह कालकोटरी को कई बार साफ करता है, और शहर के शक्तिशाली लोगों और उससे भी अधिक बड़े शहरों में छिपे असली शक्तिशाली लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी। वह 10 मीटर लंबे विशालकाय टाइटन को अकेले ही हराना चाहता था। वह अपनी ताकत को लगातार बढ़ाना और अपने कौशल को और भी विस्तृत करना चाहता था। वह अब खुद को पहले की तरह सीमित नहीं करना चाहता था। नोआ और सिमोंट पेशा शिकारी। जीवन शक्ति 150-3 केंद्र शक्ति 150-5 कौशल F फायरबॉल 100 F हीलिंग 53 A आर्कटिक आर्मर 100 D फ्लेम्स ऑफ टॉर्मेंट 99 D सेफगार्ड -38 D डेंजर सेंस 99 C आर्केनिस्ट्स स्फीयर ऑफ प्रोटेक्शन 99 C कैमोफ्लेज -77 C ऑरा ऑफ हेस्ट -54 C एक्सप्लोसिव रून 61 C लाइफ एसेंस 51 C इंक्रीज्ड पेनिट्रेशन 44 C रीजनरेशन -11 C विलविंड -13 C स्माइट -1 B जायंट स्ट्रेंथ 8 उपकरण E स्विफ्ट बूट्स D किंग्स वेलोड C स्टोरेज रिंग। एपिसोड 20 आंदोलनों। अगली सुबह मैं काफी जल्दी उठ गया क्योंकि आज मैं कई चीजें आजमाने के लिए बहुत उत्साहित था। मेरे दिमाग में इतने सारे विचार उमड़ रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत किससे करूं। मैंने आईने में काले बालों वाले उस आदमी को देखा और अचानक मेरे विचार कुछ साल पीछे चले गए, मेरे जवानी के सुनहरे दिनों में। आईने में दिख रहा आदमी बिल्कुल कुछ साल पहले मेरे जैसा लग रहा था, बिखरे बालों से भरा सिर, वही गोरा रंग और उम्मीदों और सपनों से भरी आंखें जो पूरी तरह से टूटी नहीं थीं। मैंने खुद को उस तंद्रा से बाहर निकाला और दिन की शुरुआत की। मैंने एंडरसन के हाथों से ली गई स्टोरेज रिंग की जांच से शुरुआत की। उसमें कई कोर आइटम और 2 स्किल बुक थी। मुझे ये देखकर बेहद खुशी हुई क्योंकि अधिकांश कोर रैंक सी के थे, 8 रैंक डी आइटम और 2 रैंक सी आइटम थे, लाइटनिंग बूट्स और फायरी हेल्म। दोनों स्किल बुक भी रैंक सी की थीं, जो रेजिलियंस रक्षा और उपचार प्रभाव 50% बढ़ जाते हैं, और सुपरचार्ज्ड ऊर्जा आपके भीतर गड़गड़ाती है, जिससे कास्टिंग गति 50% बढ़ जाती है थी। सुपरचार्ज्ड कौशल निश्चित रूप से उन मानदंडों पर खरा उतरता जो मैंने कुछ दिन पहले तय किए थे, लेकिन रेजिलियंस भी एक बेहतरीन अतिरिक्त कौशल होगा जो मेरी वर्तमान योजना के अनुरूप है, जिसमें मैं मैच के अलावा अन्य नौकरियों के लिए भी कौशल सीख रहा हूं। रैंक डी की सभी वस्तुएं बेची जाएंगी, साथ ही रैंक सी की कुछ वस्तुएं भी जो मैं नहीं पहनूंगा क्योंकि मैं एंडरसन के शरीर से उतारी गई वस्तुओं के स्वतः ठीक होने का इंतजार कर रहा हूं।
मैंने उन्हें विस्फोटक रूल से काफी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन कल तक वे पूरी तरह से ठीक हो जानी चाहिए। कोर की बात करें तो रिंग में रैंक सी से नीचे के किसी भी कोर को बेच दिया जाता था, और मैंने रैंक सी के जीवन शक्ति और शक्ति कोर को अवशोषित करना शुरू कर दिया। मेरे हिस्से में जो कोर आए थे वे दोनों मेरे पास थे, साथ ही एंडरसन के भी, इसलिए यह एक अच्छी खासी मात्रा थी। लेकिन मैं शक्ति को केवल 167 और जीवन शक्ति को 170 तक ही बढ़ा पाया। इन प्रारंभिक कार्यों को पूरा करने के बाद मैंने कमरे से बाहर निकलकर उस प्यारे मोटे सेल्समैन को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा, जिसका नाम मुझे याद रखने की जहमत ही नहीं उठी, क्योंकि मैं केंद्रीय अवेकेन सेंटर की ओर चल पड़ा था। पूरी रात मेरा चेहरा हर जगह दिखाई दे रहा था, इसलिए कई लोगों ने मुझे पहचान लिया और तस्वीरें खींची, लेकिन मैंने सब कुछ अनदेखा कर दिया और कुछ ही मिनटों में अवेकेन सेंटर पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि मोटे सेल्समैन को पदोन्नत किया गया था, क्योंकि जब उसने मुझे अंदर आते देखा तो उसके साथ 2 सहायक थे। उसने उस सामान्य चतुर मुस्कान को बाहर फेंक दिया और मुझे पिछली बार की तुलना में पीछे के एक अधिक शानदार कमरे में ले आया। मैंने सब कुछ एक कदम में ले लिया, क्योंकि कल रात जब मेरा नाम जारी किया गया था मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा। सेल्समैन ने जो पहला काम किया वो एक सूटकेस खोला और मुझे एक चमकदार नीला कार्ड सौंपा, जिसमें रैंकबी हंटर की उपाधि के साथ मेरा नाम और तस्वीर थी। मैंने इसे पकड़ लिया और अपना धन्यवाद दिया, क्योंकि इसने मुझे उन्नति क्षेत्र की तलाश करने और वहां समय बर्बाद करने की परेशानी से बचाया। फिर मैंने उन सभी कोर और वस्तुओं को बाहर निकाला जिन्हें मैं बेचना चाहता था, जबकि मैंने उनसे स्टॉक में मौजूद सभी नाइट और निडर कौशल की रजिस्ट्री के लिए कहा। वह इस बात से थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था, और उसके तुरंत बाद मैं सभी कौशल पुस्तकों को देखने में लग गया। मैंने जादूगरों और उनके कौशलों पर काफी शोध किया था, क्योंकि जागृति के बाद मैं उसी मार्ग पर चलना चाहता था, लेकिन शूरवीरों और बरसेरकरों द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कौशलों के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी। अपनी जबरदस्त प्रगति को ध्यान में रखते हुए मैंने मुख्य रूप से रैंक सी कौशलों पर गौर किया, साथ ही कुछ असाधारण रैंक डी कौशलों पर भी, जिनका प्रभाव कुछ ही हफ्तों में दिखने लगेगा। कुछ कौशल मेरी आवश्यकताओं के अनुरूप थे और मैंने उन्हें विक्रेता को दिखाया, जो कुछ ही मिनटों में उन्हें कमरे में ले आया। मैंने जो नए कौशल खरीदे और सीखे थे वे थे डी रफ स्किनह मौलिक कौशल के प्रतिरोध में वृद्धि होती है, डी फ्लीटिंग आंदोलन की गति को थोड़ा बढ़ाता है, सी ग्रेसफुलनेस एक आभा जो आपको बढ़ी हुई चोरी की अनुमति देती है, सी प्रेसिजनह आपकी सटीकता बढ़ जाती है और आपके हमले शायद ही कभी आपके लक्ष्य से चूक जाते हैं, और अदाकारह आपकी रक्षा बढ़ जाती है क्योंकि आप निष्क्रिय रूप से मामूली चोटों से ठीक होते। ये एकमात्र कौशल थे जो मेरे नए दिशानिर्देशों में फिट होते थे जो जागृत केंद्र में थे। शेष कौशल के लिए सक्रिय रूप से आपको ब्लेड लाइट शील्ड चार्ज या डुप्लीकेट तीर जैसे सक्रिय करने के लिए किसी प्रकार के करीबी युद्ध या रेंज वाले हथियार का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। इसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मुझे इन कौशलों को अपने शस्त्रागार में जोड़ने के लिए एक हथियार भी खरीदना चाहिए, बिना इसके बहुत सी चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित किए बिना। मैं कौशल के नए जोड़ से संतुष्ट था और उस सेल्समैन को धन्यवाद दिया जिसने अपनी सामान्य उज्ज्वल मुस्कान दी। मुझे देखे जाने या खोजे जाने के बारे में बहुत कम आरक्षण था, इसलिए मैंने उन सभी पुराने लोगों के शीर्ष पर सीखे गए नए कौशल को सक्रिय किया जो अभी भी सक्रिय थे, जबकि मैंने जागृत केंद्र छोड़ दिया था। मैंने अपने शरीर की बढ़ी हुई ताकत को महसूस किया क्योंकि मेरा रास्ता सही दिशा में जाने की पुष्टि की गई थी। मुझे तुरंत कालकोठरी में गोता लगाने की खुजली हो रही थी क्योंकि मैंने सोलेल के महल की ओर एक सवारी की सराहना की थी। एक तेज चेहरे वाला एक आदमी कुछ कागजी कार्रवाई खत्म कर रहा था जब उसका सहायक कागजात और फोल्डरों के एक बड़े ढेर के साथ अपने कार्यालय के दरवाजे से चला गया। जैसे ही उसकी खुरदरी आवाज निकली, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट बन गई। रैंक बी शिकारियों का उत्पादन और भर्ती कैसे आगे बढ़ रही है? सहायक ने उसे एक प्यारी सी मुस्कान दी क्योंकि उसने जवाब दिया, बहुत अच्छा बॉस। हमारे पास हर दिन नए आते हैं और हम कालकोठरी से वापस लाए गए संसाधनों से एक दिन में कम से कम एक रैंक बी शिकारी का उत्पादन करने में सक्षम हैं। उस आदमी ने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, अच्छा, योजना सही दिशा में जा रही है, लेकिन इसे तेज करने की जरूरत है। शहरों में और भी अधिक शिकारियों तक पहुंचे और जितना हो सके उतने लोगों को लुभाएं। हम चाहते हैं कि इस कालकोठरी को हर दिन और भी अधिक शिकार दस्तों के साथ साफ किया जाता रहे। उनके सहायक ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसने अपने हाथों में फोल्डर को मेज पर रखा और फिर मुस्कुराते हुए झुक गया। यहाँ प्रारंभिक नाम है जो हमने आज एकत्र किए हैं जो आपकी स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्य साम्राज्य के लिए।
धन्य साम्राज्य के लिए, उस आदमी ने भावशून्य अभिव्यक्ति के साथ उत्तर दिया। उसने अपने सामने के फोल्डर को देखा क्योंकि वह उन आंदोलनों के बारे में सोच रहा था जो वे देख रहे थे, और जो आने वाला था उसके लिए वे कितने तैयार नहीं थे। उन पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था, और लोग अभी भी पूरी तरह से अज्ञानता में इधर उधर घूमते थे। वह स्टार सिटी में रैंक बी इंजन के प्रबंधन का प्रभारी था और एडमिरलों द्वारा निर्धारित उत्पादन कोटा से अधिक उत्पादन करना चाहता था। वह चाहता था कि शिकारी दिन रात उसमें प्रवेश करें और जितना हो सके उतने आइटम, स्किल और कोर बाहर निकालें। उन्होंने उच्च अधिकारियों और कुछ सहकर्मियों को एक आधिकारिक पत्र लिखने की योजना बनाई, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि वे इस मामले की गंभीरता बढ़ाएं और आने वाले दिनों में साम्राज्य की स्थिति को सुधारने के लिए सक्रिय कदम उठाएं। बी रैंक के शिकारियों का उत्पादन अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन वे पर्याप्त नहीं होंगे। साम्राज्य में ए रैंक के और भी अधिक शिकारियों की आवश्यकता थी। नए उभरते रैंक ए के सभी शिकारियों के बारे में सोचते हुए स्टील मिखाइल का चेहरा उसके दिमाग में कौंध गया। चिंताओं से भरे अपने सिर को हिलाते हुए उसने अपने सामने अभी भी छुट्टी का इंतजार कर रहे सहायक की आकृति को देखा। उसने उसकी ओर सिर हिलाया और उठते हुए अपनी कमीज के बटन खोलते हुए कहा, दरवाजा बंद कर दो। मैं यहाँ बहुत देर से बंद हूँ और मुझे थोड़ा तनाव दूर करने की जरूरत है। आदेश का पालन करते हुए सहायक ने एक बार फिर मीठी मुस्कान बिखेरी। उसने जो फोल्डर नीचे रखा था, उसके सबसे नीचे कई नामों के बीच एक नाम लिखा हुआ था। कागजों के ढेर के नीचे नोआ ओसमोंट का नाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था।